ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं हम। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आपको पता है कि हिस्ट्री जो है इंडिया की वो डिवाइडेड है एंशेंट हिस्ट्री में, मेडिवल हिस्ट्री में एंड मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, तो रफली हम क्या टाइम दे सकते हैं एंशेंट और मेडिवल और मॉडर्न को, ये हम रफली देख लेते हैं। ठीक है, रफ एस्टीमेट। एंशेंट काफ़ी पहले की है, मेडिवल की बात करें तो 1000 AD के बाद स्टार्ट होती है मेडिवल हिस्ट्री। कुछ बुक्स के अंदर 800 AD भी माना जाता है मेडिवल हिस्ट्री। ठीक है, 800 कह लो, 1000 कह लो, कुछ एग्जैक्ट फिगर नहीं है। ठीक है, बट ये जो डेट है 800 या 1000 AD के बाद मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट है। ठीक है, एंशेंट जो है वो 300 BC से लेकर 800 AD तक, ये एंशेंट आप कह सकते हो। ठीक है, अब आप कहोगे कि 300 BC क्यों लिया? क्योंकि इसके पहले वाला जो टाइम हो जाएगा ना, मतलब वो प्री हिस्टोरिक टाइम है, प्री हिस्टोरिक। ठीक है, प्री हिस्टोरिक टाइम अलग चीज़ है, एंशेंट हिस्ट्री अलग चीज़ है, मेडिवल हिस्ट्री अलग चीज़ है और मॉडर्न हिस्ट्री अलग चीज़ है। अब प्री हिस्टोरिक क्या हुआ? एनी आइडिया? प्री हिस्टोरिक क्यों बोला गया है? बिकॉज इसका एविडेंस नहीं है। ठीक है, जिसका एविडेंस हो उसको हम हिस्ट्री बोलते हैं, जिसका एविडेंस ही नहीं है हमारे पास तो उसको एस्टिमेशन के ऊपर हम कहते हैं कि ये प्री हिस्टोरिक टाइम्स से है। ठीक है, अब इसका प्री हिस्टोरिक टाइम का कोई एग्जैक्ट डेट अवेलेबल नहीं है, बट एस्टिमेट यही लगाया जाता है कि काफ़ी पहले का जो टाइम है। ठीक है, अब रिकॉर्ड जो होते हैं हिस्ट्री के रिकॉर्ड, ठीक है, तो वो कौन कौन से होते हैं? ठीक है, अब एक तो होती है स्क्रिप्ट, जो मैं लिख रहा हूँ ये एक रिकॉर्ड है। ठीक है, स्क्रिप्ट। ठीक है, ये पेपर के ऊपर होती है। पहले ज़माने में पेपर तो होते नहीं थे, तो स्टोन के ऊपर अगर कुछ लिखा हुआ मिला तो वो भी रिकॉर्ड है, या रॉक के ऊपर कुछ लिखा हुआ मिला, या ट्री के ऊपर कुछ लिखा हुआ मिला, वो भी एक रिकॉर्ड है। ठीक है, तो इस तरह से ये रिकॉर्ड है। दूसरा, अगर हमें कहीं पर एक्सकेवेशन, EXCAVATION, एक्सकेवेशन के थ्रू, एक्सकेवेशन क्या होता है? एनी आइडिया? एक्सकेवेशन होता है ज़मीन को खोदना और उसमें से कुछ निकालना। तो ज़मीन को खोद के कुछ उसमें से क्या निकलेगा? स्केलेटन्स या कुछ और, जैसे एनिमल के स्केलेटन्स, ह्यूमन के स्केलेटन्स निकल सकते हैं। ठीक है, तो अगर ह्यूमन के स्केलेटन्स कहीं पर मिले हैं तो हमारे पास एक टेक्निक है कार्बन 14 डेटिंग। मालूम होगी आपको? मालूम है? मालूम है? नहीं? कार्बन 14 डेटिंग जो एक टेक्निक है, ये एक साइंटिफिक टेक्निक है। इसके थ्रू हम स्केलेटन की एज पता कर सकते हैं कि ये कितना पुराना है। ठीक है, क्योंकि स्केलेटन के ऊपर जो डिके होता है, टाइम के साथ डिके होता है, वो उसको पता करा लेता है। ठीक है ना, कि 1000 साल पुराना है, 500 साल पुराना है, 5000 साल पुराना है, या 50,000 साल पुराना है, या सिर्फ 2 साल पुराना है, तो वो पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये भी रिकॉर्ड है, राइट। अगर हमें किसी साइट पे कोई ऐसे स्केलेटन्स मिलें जो कि 5000 ईयर्स ओल्ड हैं, सपोज़ करो हम जहाँ खड़े हैं यहीं पर मिले, तो हम कहेंगे यहाँ पे कोई एंशंट सिविलाइजेशन थी। ठीक है, तो ये मैंने क्या बताया
1000 AD ऑनवर्ड्स मेडिवल, उसके पहले प्री हिस्टोरिक टाइम भी है, उसके 800 AD से पहले जो टाइम था वो कौन सा था, एंशंट। ठीक है, अब मॉडर्न जो टाइम है मॉडर्न हिस्ट्री का वो 1500 AD ऑनवर्ड्स। ठीक है, कुछ बुक्स के अंदर 1700 भी मिलेगा आपको, तो यहाँ 200-300 साल का फ़र्क आपको मिलेगा। ठीक है, कुछ बुक्स के अंदर 1800 भी मिलेगा, लेकिन कुछ सबसे पुराना 1500 ऑनवर्ड्स इसको एंड मेडिवल मॉडर्न टाइम मान के चलते। अब 1500 की जगह ना इसको 17 मान के चलो, वो ज़्यादा सही रहेगा 1700 से। ठीक है, वो मॉडर्न है। बट ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये कोई क्वेश्चन आपको पेपर में नहीं आने वाला कि मॉडर्न कब से स्टार्ट है, एंशंट कब से स्टार्ट है, क्योंकि ये इसका टाइम है ही नहीं है कोई स्टार्ट का। ये फिर मैंने बताया इसलिए सो दैट आपको एक रफ आइडिया लग जाए। ठीक है, कि मॉडर्न और एंशंट कब कब से टाइम थे। एक चीज़ याद रखो, इस चीज़ के बताने के पीछे एक और रीज़न भी है। जो हमारी एंशंट हिस्ट्री रही है ना, एंशंट ये 800 AD से पहले वाली, ये हिंदू रूल था। इस पे ज़्यादातर हमारे यहाँ इंडिया में हिंदू रूल था, क्योंकि हमारी जो सिविलाइजेशन है वो जो इंडिया का जो रियल जो रिलीजन है वो हिंदू है। ठीक है, 1000 AD या 800 AD के बाद हमारे यहाँ पर मुस्लिम्स का रूल रहा। ठीक है, जिसके अंदर मैं बाद में बताऊंगा, मुस्लिम रूल रहा। ठीक है, और ये 1700 AD तक चला। ठीक है, बल्कि आप 1800 तक भी इसको बोल सकते हो। तो 700-800 साल मुस्लिम रूल चला हमारे देश में। अगर हम हिंदू रूल की बात करें तो हिंदू रूल के अंदर आपको मिलेंगे मौर्याज, गुप्ताज। ठीक है ना, मौर्याज और गुप्ताज मेन जो थे वो थे किंगडम्स थे। ठीक है ना, इंडिया में सिविलाइज जो थे मौर्याज और गुप्ताज। मौर्याज का अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, अशोका खास करके बहुत, बिंबिसारा, ये बड़े इंपॉर्टेंट रूलर्स रहे हैं। गुप्ताज के अंदर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रूलर्स जो वो रहे हैं। ठीक है, तो जैसे गुप्ताज के अंदर श्री गुप्ता सबसे पहला रूलर था। ठीक है, तो इस तरह से रूलर्स उनके भी रहे हैं। ठीक है, तो लेकिन कुछ रूलर्स जो थे वो, जैसे अशोका, वो हिंदू से कन्वर्ट होके बुद्धिस्ट बन गया था बाद में। ठीक है, तो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का जो बर्थ हुआ इंडिया में वो हिंदू रूल के टाइम ही हुआ है, मुस्लिम रूल के टाइम नहीं हुआ है, वो हिंदू रूल के टाइम ही हुआ है। ठीक है, तो आपके हिस्ट्री के अंदर पढ़ते पढ़ते जब आप पढ़ोगे तो एक आएगा भक्ति काल, भक्ति पीरियड, BHAKTI, भक्ति पीरियड। ठीक है, तो वो बड़ा ही सूफी पीरियड भी आएगा, सूफीज़म एंड भगवतिज़्म। ठीक है, तो सूफीज़ का जो टाइम था वो भी, और भक्तिज़्म का टाइम था ऑलमोस्ट कोइंसिडेंट, मतलब पैरेलल चलता है। ठीक है, सूफीज़ में मुस्लिम के सूफी सेंट थे। ठीक है, बहुत बड़े बड़े सेंट थे इनके सूफीज़्म में, और भक्ति में बहुत बड़े बड़े जैसे रविदास, नानक, ठीक है, कबीर दास। तो भक्ति टाइम पर ये लोग काफ़ी पॉपुलर हुए और इन्होंने काफ़ी काम किया। अब बेसिकली एक चीज़ ये भी देखेंगे हम कि ये पीरियड, ये भक्ति, हम देख रहे हैं हिंदू रूल था, फिर मुस्लिम रूल आया। ठीक है ना, अब ये मान के चलो 1000 साल हिंदू रूल रहा, 0 से लेकर 1000 तक, फिर 1000 से लेकर 700 तक या 800 तक मुस्लिम रूल रहा, तो 800 साल मुस्लिम रूल रहा, 1000 साल हिंदू रूल रहा। ठीक है, और अभी जो उसके बाद 800 के बाद फॉरेन रूल आ गया। फॉरेन रूल नहीं कहूँगा, उसमें मैं कहूँगा कि ब्रिटिश रूल आ गया। ठीक है, ब्रिटिश रूल आ गया, तो जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी वगैरह वो सारा कुछ आएगा। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था
अब हिंदू रूल के चलते चलते हमारे पास भक्ति पीरियड एंड सूफीज़म आया। ये क्यों आया? तो इसको भी हम देखेंगे कि क्यों आया, क्योंकि आपको क्वेश्चंस यूपीएससी के अंदर वाई के ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे। वाई, मैं तभी आपको कह रहा था डेट्स के ऊपर इतना नहीं जाओ। डेट्स आपने कोई क्लैरिकल एग्ज़ाम नहीं देना है कि डेट इंपॉर्टेंट है, कि आप बुक में देखोगे मैंने 800 AD बोला था तो वहाँ पे 700 AD निकला। ये क्वेश्चन आपको यूपीएससी या केएस में नहीं पूछेंगे। वो ये पूछेगा कि बक्तिज़म आया क्यों। ये नहीं सोचो कि सिर्फ मेंस में पूछेगा, वो प्री में भी पूछेगा। प्रीलिम में भी जो क्वेश्चन होंगे ना वो कंसेप्चुअल होंगे। कौन से होंगे? कंसेप्चुअल होंगे। प्री में भी और मेंस में तो होंगे ही होंगे। ठीक है, तो हमें ही पता होना चाहिए कि बक्तिज़म आया क्यों, भक्ति पीरियड क्यों आया। भक्ति पीरियड इसलिए आया क्योंकि हिंदू रूल के अंदर जो ब्राह्मण्स थे वो काफ़ी अपने आप को सुपीरियर मानते थे और बाकी जो कास्ट थी उनको इन्फीरियर मानते थे। अब जो बाकी कास्ट थी उनकी पॉपुलेशन काफ़ी हाई थी और वो एक ब्राह्मण्स के अंदर प्रेशराइज्ड फील करते थे। ठीक है, तो उससे उनका जो जीना था ना, उनको इतना मतलब आप कह सकते हो कि इतना जीने का वो मज़ा नहीं आ रहा था। तो इसलिए उन्होंने कुछ ऐसे सेंट्स को अपना गुरु मान लिया जो कि ब्राह्मण्स नहीं थे, जो कि दूसरी कास्ट से थे, जो ब्राह्मण कास्ट से नहीं थे। ठीक है, जो कि या तो क्षत्रिय कास्ट से थे। तो देखो 4 तरह की कास्ट थी, ये भी आपको पता होनी चाहिए। सबसे ऊपर होते थे ब्राह्मण्स, ठीक है, क्षत्रियस, देन वैश्यास एंड शूद्रास। जो ब्राह्मण्स थे वो तो पंडित वगैरह ही होते थे, मंदिर में काम करते थे और सबसे ऊंची जात के होते थे। खत्री जो होते थे ये वॉरियर होते थे और वार के अंदर ये सैनिक और कमांडर वगैरह का काम करते थे। ठीक है, और जो वैश्यास थे ये बिजनेसमैन होते थे। ठीक है, ट्रेडर्स। और जो शूद्रास थे ये नीची वाली जात थी। ठीक है, लोअर कास्ट। ठीक है, तो लोअर कास्ट होती थी ये शूद्रास। तो अब प्रॉब्लम किनको थी ब्राह्मण्स से? एक तो वैश्यास को भी थी, शूद्रास को भी थी और इवन के क्षत्रियास को भी थी। शूद्रास को तो प्रॉब्लम होनी ही थी, वो सबसे लोअर थे। वैश्यास को भी होनी थी क्योंकि वो भी मतलब इतने ज़्यादा नहीं थे जितने के क्षत्रिय थे। आजकल के टाइम पे तो हम कहते हैं ना कि जिसके पास पैसा है वही ऊपर है। उस टाइम ऐसा था कि नहीं, कास्ट भी देखी जाती थी, पैसा ही मैटर नहीं करता था। उस टाइम कास्ट भी देखी जाती थी। ठीक है, तो वैश्यास भी और क्षत्रियस भी जो थे, जो क्षत्रियस थे वो भी ये कहते थे कि हमें ब्राह्मण्स के अंडर नहीं रहना। और जितने भी हमारे भक्ति पीरियड के अंदर सेंट्स आए ना, ज़्यादातर क्षत्रिय कास्ट से आए। कुछ लोअर कास्ट से भी आए हैं। ठीक है, लेकिन क्षत्रिय से ज़्यादा आए हैं। ठीक, ब्राह्मण से एक भी नहीं है। ठीक है, यहाँ से हैं और यहाँ से हैं। ठीक है, तो ये भक्ति पीरियड के अंदर इन लोगों ने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। आपको बताऊं कि जो न्यू रिलीजन्स आए जिसमें से बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, इवन के नानक ने जो स्टार्ट किया सिखिज़्म, ये सारे भक्ति पीरियड के अंदर ओरिजिनेट हुए। ठीक है, और ये सारे के सारे रिलीजन्स हिंदू रिलीजन से निकले। ठीक है, बुद्धिज़्म भी, जैनिज़्म भी और सिखिज़्म भी, ये हिंदू रिलीजन से ही निकले। ठीक है, जो मुस्लिम रिलीजन इंडिया में आया वो कैसे आया? ठीक है, वो बाहर से इन्वेडर्स इंडिया में आए 800 AD के बाद, और उन्होंने यहाँ पर
मैरिजेस वगैरह भी की और कन्वर्जन्स भी की, ठीक है। तो उससे इंडिया में मुस्लिम पॉपुलेशन जो थी वो एक्सपैंड होने लगी, ठीक है। और काफ़ी, और ये जो मुस्लिम पॉपुलेशन इंडिया में एक्सपैंड हुई, ये आपको ज़्यादातर नॉर्थ इंडिया में दिखेगी, साउथ में कम दिखेगी, ईस्ट वेस्ट में कम दिखेगी, नॉर्थ इंडिया में ही ज़्यादा क्यों दिखेगी? ये फिर से एक क्वेश्चन आ गया, वाई। इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है, मेंस में भी और प्री में भी। तो इसका आंसर क्या है? एनी आइडिया? इसका आंसर ये है कि जितने भी इन्वेडर्स मुस्लिम जो इंडिया में आए थे, वो हिंदू कुश जो माउंटेन्स है अफ़गानिस्तान में, हिंदू कुश रेंज, आज आप घर में जाकर मैप में देखना, गूगल मैप में भी आप देख सकते हो, हिंदू कुश को क्रॉस कर कर आए थे। वहाँ पे एक पास है खैबर पास, ये हिंदू कुश माउंटेन रेंज के ऊपर है, ठीक है, ठीक है। पास होता क्या है? पास होता है एक वे, रास्ता, पैसेज, ठीक है। तो उस रास्ते से वो अफ़गानिस्तान से एंटर करते थे, पहले पाकिस्तान तो होता नहीं था, है ना, तो वो इंडिया में पहुंच जाते थे। तो जो पाकिस्तान वाला एरिया है और इंडिया का जो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली वाला और यूपी वाला एरिया है, ये सारा वो रूल करते थे। कौन सा एरिया? पाकिस्तान का एरिया, पंजाब इंडिया का, और आज का हरियाणा। हरियाणा कब बना? 1966 में। हरियाणा बना कब है? 1966 में। तो उस टाइम पे हरियाणा नहीं था, हिमाचल, ठीक है, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली एंड यूपी। यूपी में भी हम वेस्टर्न यूपी, ना कि ईस्टर्न यूपी, ईस्टर्न यूपी नहीं, वेस्टर्न यूपी, याद रखना। यूपी बहुत बड़ी स्टेट है, तो यूपी में वेस्ट वाला एरिया, ठीक है, ईस्ट वाला नहीं। ईस्ट वाला गोरखपुर वाला एरिया, जहाँ का योगी आदित्यनाथ है, वो ईस्ट गोरखपुर वाला एरिया है। गोरखपुर नेपाल के बॉर्डर के साथ टच होता है, वो ईस्ट में है, ठीक है। वो वाला नहीं, इस वेस्ट वाला एरिया, ठीक है। अगर हम मैप में देखें तो इस साइड वाला एरिया यूपी, ठीक है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ठीक है ना। इंडिया का मैप पता ना, दिस इज़ वेस्ट, दिस इज़ ईस्ट, ऊपर है नॉर्थ और नीचे है साउथ। अगर वर्ल्ड मैप देखें, ऊपर है नॉर्थ, इस साइड है वेस्ट, इस साइड है ईस्ट और नीचे है साउथ, ये याद रखना, ठीक है। तो हम ये देख रहे थे कि मुस्लिम्स ने जब इंडिया में आए तो यहाँ पर ही मैरिजेस की, क्योंकि वो आके ये नहीं कि आके 6 महीने के बाद चले गए, आके वो 10-10 साल रहे, 20-20 साल रहे, तो मैरिज भी की, ठीक है। और मैरिज करने के बाद जो उनके चिल्ड्रन हुए वो भी इंडिया में हुए, ठीक है। तो वो नेचुरल था कि उस टाइम उन्होंने चिल्ड्रन को मुस्लिम ही बनाया, हिंदू तो नहीं बनाते थे वो, ठीक है। तो फिर जो नॉर्थ इंडिया की पॉपुलेशन है वो मुस्लिम होने जाने लगी। अब पाकिस्तान जितना भी है वो मुस्लिम क्यों है? इसी वजह से है, ठीक है। तो ये रीज़न था, ठीक है। अभी भी जो आपको ज़्यादा मुस्लिम, जब हम इंडिपेंडेंस करेंगे ना, अभी मॉडर्न इंडिया स्टार्ट, तो आपको पता चलेगा कि मुस्लिम इंडिया में कहाँ कहाँ थे, ठीक है। तो पाकिस्तान वाले पंजाब में थे, इंडिया वाले पंजाब में थे, ठीक है। दिल्ली में काफ़ी मुस्लिम है और यूपी में काफ़ी मुस्लिम है, यूपी में काफ़ी ज़्यादा मुस्लिम है, 4-5 करोड़ मुस्लिम है यूपी में, सिर्फ यूपी में, ठीक है। हाँ, यूपी की 20 करोड़ पॉपुलेशन में से 5 करोड़ पॉपुलेशन मुस्लिम की है, 1/4, ठीक है। तो ये हुआ, ठीक है ना। आप इतना समझ आया? इसमें कोई डाउट है तो बताओ। चलिए फिर आगे। तो यहाँ तक हमने देख लिया मेडिवल पीरियड। तो इसके आगे हम ये देखेंगे कि 1757 के आसपास, 1750 ही लगाओ आप, ये वो टाइम है जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई, ठीक है। 1750 के बाद इंडिया में आई, और इंडिया में बेसिकली ये अंग्रेज़ जब मुग़ल रूल इंडिया में चल रहा था, मुस्लिम रूल बेसिकली 3, जैसे मैंने बताया कि हिंदू रूल जो था वो अशोका गुप्तास मेन इसमें जो एम्परर्स थे, और जो मुस्लिम रूल था इसके अंदर 2
मेन थे, एक था दिल्ली सल्तनत और दूसरा था मुगल्स। दिल्ली सल्तनत 300 साल रही और मुगल्स भी 300 साल रहे, तो कुल मिला के 600 साल। और अगर हम लेटर मुगल्स भी मिला लें, लेटर मुगल्स, तो 100 साल और, तो 700 साल बन जाते हैं, ठीक है ना। तो 700 to 800 ईयर्स दिल्ली सल्तनत प्लस मुगल्स का मिलाकर बनते हैं, ठीक है ना। अब जब इंडिया में क्या हुआ, इंडिया में ये हुआ कि इस टाइम यूरोप में काफ़ी प्रोग्रेस हो रही थी। कहाँ पे? यूरोप में। जब इंडिया में मुग़ल रूल चल रहा था, तो यूरोप में काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हो रही थी। अब वो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की प्रोग्रेस इंडिया में एब्सेंट थी, बाकी कंट्रीज़ में एब्सेंट थी, बट यूरोप और अमेरिका में हो रही थी। अमेरिका में भी कम, बल्कि यूरोप में ज़्यादा हो रही थी। उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न ये हो सकता है कि वो लोग लॉजिक में ज़्यादा बिलीव करते हैं और रिलीजन में कम। हम लोग रिलीजन में ज़्यादा बिलीव करते हैं और लॉजिक में कम, ठीक है। अब इसके पीछे भी क्या रीज़न हो सकता है? ऐसा क्यों है कि वो लोग ज़्यादा लॉजिक में विश्वास करते हैं और हम लोग ज़्यादा रिलीजन में? इसके पीछे क्लाइमेट भी हो सकता है कि वहाँ का ठंडा क्लाइमेट है। इसके पीछे रिलीजन भी हो सकता है कि उनकी क्रिश्चियनिटी रिलीजन है, तो इसलिए वो ज़्यादा, क्रिश्चियनिटी जो है वो ज़्यादा रिलीजियस माइंडेड नहीं बनने को कहती है, ठीक है ना। ज़्यादा रेडिकलिज्म नहीं है क्रिश्चियनिटी के अंदर, ठीक है ना। जैसे चर्च जाना है तो जाओ, नहीं जाना तो अपनी मर्ज़ी है। ये नहीं है कि आपने ये कुछ करना ही करना है, कि अगर नहीं करोगे तो आपको ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं है, ये भी हो सकता है एक रीज़न। एजम्पशंस हैं, बट फैक्ट ये है कि यूरोप के अंदर टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस स्टार्ट हो चुका था, हमारे कंट्रीज़ में अभी नहीं हुआ था। जब इन कंट्रीज़ के अंदर टेक्नोलॉजी आई, टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा कौन कौन से फील्ड में आई? जैसे मैन्युफैक्चरिंग में। किसमें? मैन्युफैक्चरिंग में। जैसे हमारे यहाँ पर क्या चलता था? हैंडीक्राफ्ट। इंडिया में कोई चीज़ बनानी होती तो हाथ से बुननी जाती थी। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री इंडिया में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन वहाँ पर मशीनरी आ गई थी यूरोप में, और वो मशीनरी से एक तो साफ़ चीज़ बनती थी, क्लीन, दूसरा फास्ट बनती थी, तेज़ बनती थी, ठीक है, और लेबर भी कम चाहिए होती थी, तो इसलिए वो सस्ती पड़ती, चीप। तो जहाँ पर चीप भी मिल रही है, अच्छी भी है और जल्दी भी बन रही है, तो वो ज़्यादा अच्छी चलेगी, है ना। तो अब वो लोगों ने अपने कंट्री में मशीन से चीज़ें बनाना स्टार्ट किया। जब उन्होंने अपनी कंट्री में सैचुरेशन ले आए वो, अब उनको चाहिए था कि इसको बाहर के कंट्रीज़ में बेचें। बाहर के कंट्रीज़ में बेचने के लिए वो हम जैसे कंट्री में आए, गरीब कंट्री। उस टाइम हमारा कंट्री इतना गरीब भी नहीं था, बट हमारे में टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो उन्होंने यहाँ पर कहा जहांगीर से मिलके कि हम यहाँ पर फैक्ट्री लगाएंगे, ठीक है। उससे जहांगीर ने कहा हमें क्या फ़ायदा होगा? उसने कहा कि यहाँ पे जब फैक्ट्री लगेगी तो जैसे आजकल कहा जाता है कि जब इंडिया में बाहर की कंपनीज आएंगी तो पैसा आएगा, है ना। तो उसने भी वही चीज़ें कही, तो उसने ग्रांट कर दी परमिशन, कि उसको ये नहीं लगा कि ये बाद में हमें ही चैलेंज दे देंगे। जहांगीर को उसको ये नहीं लगा कि बाद में हमारा रूल ख़त्म करके ये अपना रूल ही स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो उसने परमिशन वगैरह दे दी और धीरे धीरे उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज़ लगाना स्टार्ट कर दी इंडिया में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है? तो इस तरह से इंडिया के अंदर कंपनीज़, यूरोप की जो कंपनीज़ थी, अब मैंने यूरोप की कंपनीज़ कहा, कंपनी नहीं कहा, वो आना स्टार्ट होगी, क्योंकि इंडिया के अंदर सिर्फ एक ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं बल्कि 6 ईस्ट इंडिया कंपनीज़ आई थी। उसमें से सबसे पहले इंडिया में आए थे डच, ठीक है। फिर डिफरेंट थे, डैनिश,
और लास्ट में जो आए थे वो थे इंग्लिश, लास्ट में इंग्लिश आए थे। और इन्होंने फ्रेंच भी थी, फ्रेंच जो लास्ट में आए थे इंग्लिश वाले, इन्होंने बाकी सबको वार के अंदर लड़ाई हुई और बाकी सबको डिफीट किया और ये जीते और फिर इन्होंने अपनी कंपनी इस्टेब्लिश कर दी। ठीक है, अब यहाँ से एक और बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सामने आता है, वो ये कि कंपनीज कभी आपस में वार करती हैं? अगर इंडिया में रिलायंस भी है, टाटा भी है, तो ये आपस में वार करती हैं? नहीं करती ना, वार तो नहीं होती ना, लेकिन इनमें तो वार हुई थी, तोपें चली थी, गोला बारूद, गोलियां चली थी, मतलब फाइट हुई थी। तो इसका रीज़न क्या हो सकता है? वो क्या हो गया कि कंपनीज एक दूसरे से लड़ रही हैं, है ना। और इसी से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन भी है कि ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई ट्रेड करने के लिए। क्या करने आई थी वो? इट वाज अ ट्रेडिंग कंपनी, बेसिकली इट वाज अ ट्रेडिंग कंपनी। ट्रेडिंग कंपनी क्या करती है? ट्रेडिंग कंपनी क्या करती है, यहाँ का सामान वहाँ लेकर जाती है, जैसे कॉटन, जूट यहाँ का एक्सपोर्ट करेगी अपने इंग्लैंड में और वहाँ से उसको मैन्युफैक्चर करके यहाँ भेजेगी। तो ये हो गया ट्रेडिंग, ठीक है ना। ट्रेड करना, ट्रेड का अगर आप सिनोनिमस देखोगे डिक्शनरी में तो उसका मतलब होता है एक्सचेंज। तो उन्होंने एक रॉ मटेरियल एक्सचेंज कर दिया फिनिश्ड गुड के अंदर, एक्सचेंज करके रॉ मटेरियल उन्होंने ख़रीदा 1000 रुपये का और 2000 रुपये का बनाकर बेच दिया। हमने उसको 2000 में ख़रीदा, बेचा कितने का था? 1000 का, ख़रीदा कितने का? 2000 का। तो बीच का जो 1000 था वो कहाँ गया? इंग्लैंड में। हमने कंपनी को पैसे दिए 1000 रुपया जब उसने हमारा कॉटन ख़रीदा, लेकिन जब उसने उसकी गारमेंट्स बनाकर यहाँ भेजी तो हमने उसको 2000 दिया, तो 1000 रुपया कहाँ गया? कंपनी के पास। कंपनी कहाँ है? इंग्लैंड में। तो इसको बोलते थे ड्रेन ऑफ वेल्थ। ड्रेन ऑफ वेल्थ, ड्रेन क्या होता है? पैसे का बह जाना, ड्रेन हो जाना। ठीक है, ये समझ आ रहा है? आ रहा समझ? ड्रेन ऑफ वेल्थ। तो इंडिया से ये वेल्थ जो थी वो ड्रेन हो रही थी, कहाँ पर? इंग्लैंड। ठीक है ना, इंडिया से वेल्थ जो थी वो इंग्लैंड की तरफ जा रही थी। धीरे धीरे जब 100 साल 200 साल हुए तो हमारा कंट्री पुअर होता गया, उनका कंट्री रिच होता गया। और एक और बात, वो सिर्फ हम ही से ट्रेड नहीं कर रहे थे, वो 15-20 कंट्रीज़ ऐसे थे जिनके साथ ट्रेड कर रहे थे। 20 कंट्रीज़ के अंदर उन्होंने अपनी कंपनी इस्टेब्लिश की थी। नॉट इवन कंपनी इस्टेब्लिश की थी बल्कि रूल इस्टेब्लिश किया था, जिसमें साउथ अफ्रीका जैसी कंट्रीज़ भी थी। ठीक है, तो इसको जब एक कंट्री बहुत सारे कंट्रीज़ के ऊपर रूल करती है, उसके लिए एक टर्म होती है, वो टर्म है इम्पीरियलिज़म। IMPERIALISM, इम्पीरियलिज़म। तो बुक्स के अंदर, नोट्स के अंदर बार बार आपको ये टर्म मिलेगी, ब्रिटिश इम्पीरियलिज़म। इसका मतलब यही है, व्हेन वन नेशन रूल्स ओवर सेवरल नेशंस इन द फॉर्म ऑफ कॉलोनीज, इट इज़ कॉल्ड एज इम्पीरियलिज़म। ठीक है, तो ये चीज़ थी। अब दोबारा उसी क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि कंपनीज़ की एक दूसरे से वार कैसे हुई। ठीक है, तो वार ऐसे हुई, बल्कि इसका आंसर ना मैं ये रब करके दोबारा से दूंगा, ठीक है, कि वो वार का क्वेश्चन सामने आया कैसे।
तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई, ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया में आई तो इंडिया में मुगल्स जो थे वो वीक हो गए थे। क्या हो गए थे? कमज़ोर हो गए थे, वीक हो गए। औरंगज़ेब वगैरह की डेथ हो चुकी थी, ठीक है। और उसके बाद जो मुगल्स आए थे इंडिया में औरंगज़ेब के बाद, वो बहुत वीक थे और उनको लेटर मुगल्स कहा जाता है। अगर आप हिस्ट्री के कोई एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसमें मुगल्स का एक चैप्टर होगा और लेटर मुगल्स का अलग चैप्टर होगा, ठीक है। लेटर मुगल्स में रूलर्स होंगे जैसे अकबर टू, इस टाइप के रूलर्स होंगे, लेकिन मुगल्स के अंदर बाबर, जहांगीर, हुमायूं, अकबर, औरंगज़ेब, शाहजहां, इस तरह के रूलर होंगे, ठीक है। तो ये जो अब अकबर का रूल ही 50 साल का था, बाबर से लेकर औरंगज़ेब तक काफ़ी लंबा टाइम है, और लेटर मुगल्स का लगभग 100 साल का टाइम है, ठीक है। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई तो उस टाइम इंडिया में लेटर मुगल्स का रूल चल रहा। तो इसका मतलब ये है कि इंडिया में जो रूल चल रहा था वो काफ़ी वीक था। क्या था? वीक था। अब इंडिया में ना एक देखने वाली बात है, इंडिया में देखने वाली बात बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो मैं चीज़ अभी बताऊंगा आपको, ये आपको पॉलिटी में भी काम आएगी, हिस्ट्री में भी आएगी, एथिक्स में भी आएगी। वो क्या है? वो ये है कि इंडिया में जब जब सेंट्रल गवर्नमेंट वीक होती है, हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया में जब जब वीक होती है, तब तब इंडिया में जो रीजनल गवर्नमेंट्स होती हैं, वो रीजनल गवर्नमेंट्स जो होती हैं वो सेपरेटिज्म की तरफ जाने लग जाती हैं या फिर रीजनलिज्म की तरफ जाने लग जाती हैं। इसका मतलब क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट वीक होगी जब भी, तो जो स्टेट्स होंगी ना वो बोलेंगी हमें ज़्यादा पावर दो, और ज़्यादा पावर दो, और ज़्यादा पावर दो। इसको बोलते हैं रीजनलिज्म। जब स्टेट्स ज़्यादा पावर की डिमांड करें, इसको बोलते हैं रीजनलिज्म। अब कौन सी पावर की डिमांड करेंगी? जैसे बोलेंगी कि टैक्स जो हमारे लोग देते हैं हमारी स्टेट के, वो हमें ज़्यादा दो। आपको पता है कि टैक्स जो होता है वो सेंटर और स्टेट के बीच में शेयर होता है। अब जो यहाँ हम लोग टैक्स दे रहे हैं, इनकम टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये 80% सेंटर को जाता है, यहाँ की गवर्नमेंट को नहीं जाता, वो दिल्ली में जाता है। फिर वो डिसाइड करते हैं कि JNK को कितना मिले। समझे आप मेरी बात? ऐसे ही पूरे इंडिया का टैक्स कलेक्ट होकर 70 to 80% किसके पास जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। और फिर वो फाइनेंस कमीशन जो होती है, एक इंडिया में फाइनेंस कमीशन, वो डिसाइड करती है कि इस साल हम स्टेट्स को कितना दें और सेंटर के पास कितना रखें। और एक ये होता है नॉर्मल, एक होता है डिस्क्रिशनरी ग्रांट भी होती है। डिस्क्रिशनरी ग्रांट होती है अपनी मर्जी से किसी एक स्टेट को ज़्यादा दे देना, अपनी मर्जी से, वो डिस्क्रिशनरी ग्रांट होती है, वो भी फाइनेंस कमीशन वो देती है। फॉर एग्जांपल इस साल किसी एक स्टेट में फ्लड आ गए, वहाँ पे 50,000 करोड़ रुपया दे दो। बिहार में कोई प्रॉब्लम आ गई, वहाँ पे 60,000 करोड़ दे दो, ठीक है। इसको बोलते हैं डिस्क्रिशनरी। मतलब कहने का ये है कि पैसे की जो मेन पावर है वो भी सेंटर के पास ही है इंडिया में। मिलिट्री की तो है ही है, फॉरेन अफेयर्स की भी है, आर्मी भी सेंटर के पास है, टैक्स भी सेंटर के पास है, फॉरेन अफेयर्स भी सेंटर के पास है। तो स्टेट्स के पास क्या है? स्टेट्स के पास है, सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेट्स की पावर है पुलिस की पावर। जो स्टेट पुलिस होती है वो स्टेट के पास होती है। लेकिन हमारी अब यूनिट टेरिटरी बन गई है, तो यहाँ की जो पुलिस है वो भी सेंटर के पास चली गई है।
ठीक है ना। यहाँ का जो पुलिस का चीफ है डीजीपी, वो किसको रिपोर्ट करता है? वो रिपोर्ट करता है अमित शाह को, या जो कि यूनियन होम मिनिस्टर है, वो उसको रिपोर्ट करेगा, ना कि यहाँ के चीफ मिनिस्टर को। यहाँ का तो चीफ मिनिस्टर भी बना ही नहीं, जब बन जाएगा तब भी वो उसको रिपोर्ट नहीं, वो उसको रिपोर्ट करेगा दिल्ली वाले को। जैसे दिल्ली वाला मॉडल है, दिल्ली में क्या है, केजरीवाल चीफ मिनिस्टर है, लेकिन जो पुलिस है वो किसके पास है? वो सेंटर के पास। पुडुचेरी में एक और यूनियन टेरिटरी है पुडुचेरी, जिसको पहले पौंडीचेरी बोलते थे, उसका नाम चेंज हो चुका है, पुडुचेरी बन गया है। वहाँ पे भी ऐसे ही है, इलेक्शन होती है, चीफ मिनिस्टर है, लेकिन जो पुलिस की पावर है वो सेंटर के पास। तो हमारी जो यूनियन टेरिटरी है वो दिल्ली और पुडुचेरी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। इंडिया J&K में ठीक है। बाकी और यूनियन टेरिटरीज भी हैं, चंडीगढ़ वगैरह, उसके ऊपर हमारी यूनियन टेरिटरी बेस्ड नहीं है। दो तरह की यूनियन टेरिटरीज होती हैं, एक वो जहाँ पे इलेक्शन कभी नहीं होता, जैसे चंडीगढ़। कभी सुना चंडीगढ़ में इलेक्शन हो रहे हैं असेंबली के? नहीं ना। लेकिन आपने दिल्ली में सुना, जहाँ की असेंबली है, चीफ मिनिस्टर है। पुडुचेरी में सुना, और यहाँ पर सुना। लद्दाख में भी नहीं सुनोगे। लद्दाख में जो यूनियन टेरिटरी है वो चंडीगढ़ के ऊपर बेस्ड है, वो भी चंडीगढ़ के ऊपर। वहाँ पे भी इलेक्शन नहीं होंगे, जो होंगे हमारी स्टेट में होंगे, ठीक है। तो हम ये कह रहे थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट जब जब इंडिया में वीक होती है, तब तब इंडिया के अंदर रीजनल गवर्नमेंट्स डिमांड करती हैं कि हमें टैक्स की पावर ज़्यादा दो, ये वाली पावर, मतलब और पावर्स डिमांड करते हैं, ठीक है। ये होता है रीजनलिज्म। लेकिन सेपरेटिज्म क्या होता है? ये रीजनलिज्म के भी वो एक स्टेप ऊपर है। सेपरेटिज्म होता है कि हमने इंडिया में ही, इंडिया का पार्ट रहना ही नहीं है, हमने अलग देश बनाना है, निकलना है यहाँ से। जैसे कश्मीर में सेपरेटिज्म है, पंजाब में अभी बात चल रही थी वो खालिस्तान की, है ना। ऐसे ही बहुत सारी स्टेट्स इंडिया में, जैसे बिहार में कहा जाता है कि नक्सलिज्म। अभी आपने देखा 8-10 12-13 वहाँ पे सोल्जर्स की डेथ हो गई, वहाँ पे असम वगैरह साइड पे, है ना। वहाँ पर भी ये है। तो इंडिया की अगर हम बात करें तो जितनी इंडिया की स्टेट्स हैं 28 स्टेट्स में से अगर आप देखोगे तो 10 से 12 स्टेट्स ऐसी होंगी जहाँ पर सेपरेटिज्म है। तमिलनाडु भी एक ऐसी स्टेट है जो कहती है कि हम इंडिया का पार्ट नहीं है, मतलब तमिलनाडु में भी सेपरेटिज्म है। पंजाब में है, पंजाब में ज़्यादा नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत कभी कभी होता रहता है। कश्मीर में तो है ही है, अभी बिहार में है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट की कुछ स्टेट्स में है। अभी अरुणाचल प्रदेश तो चाइना कह रहा है कि हमारा ही है ना। तो आप देखोगे कि अगर हमें पूरी स्टडी करेंगे ना इस टॉपिक की, अगर आप क्रॉनिकल में पढ़ोगे कि इंडिया, या गूगल में सर्च करोगे कि इंडिया में कितनी स्टेट्स में सेपरेटिज्म की टेंडेंसी है, तो आपको 10-12 स्टेट्स मिल जाएंगी, आधी 50%, ठीक है। अब ये क्यों इंडिया के साथ है? सिर्फ इसलिए क्योंकि इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग रूल रखा हुआ है। तो जब जब सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया में वीक हुई, तब तब इंडिया में सेपरेटिज्म और रीजनलिज्म बढ़ता है। ये सिर्फ इंडिपेंडेंस के बाद की बात नहीं कर रहा मैं, ये इंडिपेंडेंस के पहले भी था, इवन के ये ब्रिटिश टाइम पे भी था, इवन के ये मुगल टाइम पे भी था। अब से नहीं है, ये हज़ारों सालों से है। इंडिया का यही सिस्टम है ना। हैरान करने वाली बात, हैरान करने वाली बात है ना। तो आपने हिस्ट्री को इस तरह से पढ़ना है, पूरा ग्रैस्प आना चाहिए कि इंडिया कैसा है, क्यों है, और आगे कैसा हमने बनाना है, ठीक है। तो इंडिया स्टार्टिंग से ही ऐसा रहा है। ये क्वेश्चन मैंने आपको पूछा क्यों था और इसका आंसर दे क्यों रहा हूँ, वो इसलिए कि एक क्वेश्चन यहाँ पर ये आया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई तो सही, लेकिन वो वार कैसे करने लग गई, क्या राइट मिल गया उसको वार वाला। तो उसका आंसर मैं अभी देने वाला हूँ। जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई तो इंडिया में मुगल्स थे, लेटर मुगल्स, वो थे वीक। क्या थे वो? वीक थे।
जब तो लेटर मुगल, आपको ये पता है कि मुगल्स इंडिया में सेंटर गवर्नमेंट को रूल कर रहे थे, क्योंकि मुगल का जो रूलर होता था वो दिल्ली या आगरा में बैठता था, और वो शहनशाह होता था, क्या बोलते थे उसको, शहनशाह बोलते थे ना, ठीक है। तो वो पूरे इंडिया को रूल करता था। जब वो वीक हो गया, जब तक वो स्ट्रांग था औरंगज़ेब तक तो ठीक था, लेकिन जब वो वीक हो गया तो जो स्टेट्स थी, उस टाइम स्टेट्स नहीं बोलते थे, उस टाइम कन्फिडरेट ऐसे कुछ बोलते थे, कन्फिडरीज, मैं बताऊंगा आपको देख के। हाँ हाँ, प्रोविंसेस भी कह सकते हो, कन्फिडरेट कुछ ऐसे एक वो टर्म है ब्रिटिश की, तो वो उन्होंने उसके लिए यूज़ किया था। तो आप स्टेट्स ही समझ लो। तो जो प्रोविंसेस थे, जो स्टेट्स थी ना इंडिया के डिफरेंट जो पार्ट्स थे, वो जो थे वो आपस में लड़ने लग जाते थे, जैसे मराठास, राजपूत्स, ठीक है, जाट्स, ठीक है, वो आपस में लड़ने लग जाते थे। क्यों? क्योंकि वो कहते थे सेंट्रल गवर्नमेंट तो अब वीक है, तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट में आ जाएं, यानी कि इंडिया का शहंशाह हम बन जाएं। तो इस तरह से वो 4-5 स्टेट्स जो थी वो आपस में लड़ने लग जाती थी। ये इंडिया में स्टार्टिंग से ही रहा है, ठीक है, स्टार्टिंग से ही रहा है। तो जब वो आपस में लड़ती थी ना, अब सपोज करो 4 स्टेट्स एक दूसरे से लड़ रही हैं, 4, तो होता क्या था कि 4 में से ना 3 जो थे ना वो अलायंस कर लेते थे एक चौथे के खिलाफ, जो ज़्यादा पावरफुल है, जो ज़्यादा पावरफुल है ना उसके खिलाफ 3 इकट्ठे हो जाते थे और उसको हरा देते थे। अब इस सिचुएशन के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई। कब आई ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में? जब ये सिचुएशन चल रही थी कि डिफरेंट स्टेट्स एक दूसरे से लड़ रही हैं और अलायंस बन रहे हैं। जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई तो उसने ये सिचुएशन देखी, उसने कहा हम तो आया है ट्रेडिंग करने के लिए। तो इनमें से किसी अलायंसेस ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अप्रोच किया और उन्होंने कहा कि आप तो आए हो बाहर से, आपके पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास तो तोपें वगैरह जो होती है ना लड़ने के लिए वो नहीं है, हमारे पास तो तीर कमान है या तलवार है, आपके पास वो है, अगर आप उसको इंडिया में ले आओ तो हम आपका साथ देंगे, हमारा जो दुश्मन है हमने उसको हराना है। इनको वो दुश्मन को हराने का, जो अपना बंदा दुश्मन है तो वो इंडियन है ना, उसको हराने की बड़े शौक था। इसके लिए इन्होंने फॉरेन को अपना फ्रेंड बना लिया, एक फॉरेनर को फ्रेंड बना लिया, किसको हराने के लिए? जो अपना ही भाई है, ठीक है। अंग्रेज़ों ने कहा ये तो बड़ा सही अपॉर्चुनिटी है, वो हथियार वगैरह ले आए, अलायंस कर लिया और चौथे बंदे को हरा दिया। फिर इन्होंने 5 बंदों को साथ लाया, फिर एक को हराया। ऐसे करते करते अंग्रेज़ ज़्यादा पावरफुल बन गए, वो बाकी सारे कमज़ोर बन गए। फिर अंग्रेज़ों ने क्या किया कि धीरे धीरे इन्होंने टैक्स की पावर एक्वायर कर ली। टैक्स, इसको उस टाइम पे दीवानी बोलते थे, दीवानी। टैक्स की पावर हमेशा ही एक गवर्नमेंट ले सकती है, लोगों से टैक्स कभी भी प्राइवेट कंपनी नहीं लेती, ठीक है, हमेशा गवर्नमेंट कंपनी टैक्स लेती है, सॉरी गवर्नमेंट ही लेती है, गवर्नमेंट कंपनी नहीं, गवर्नमेंट ही लेती है। तो इन्होंने राइट्स ले लिए दीवानी कलेक्ट करने के लिए, ठीक है, ये बंगाल में थे उस टाइम। तो ये इन्होंने दीवानी कलेक्ट करने के टैक्स कलेक्ट करने का स्टार्ट कर दिया। जब ये पावर इनके पास आई, इनके पास खूब पैसा आने लगा। जब खूब पैसा आने लगा, इन्होंने और हथियार वगैरह मंगाए और पावरफुल बन गए। फिर ये कहने लगे कि अगर तू हमारे अंडर काम करेगा, किसी राजा को बोलते थे, तो हम तेरे को टैक्स से छोड़ देंगे, लेकिन तेरे को हमारा रूल एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे इनकी पावर इंडिया में बढ़ती गई और इंडिया के जो हिंदू रूलर थे उनकी पावर कम होती गई, और जो मुगल्स थे वो तो वैसे ही वीक हो चुके थे। इस तरह से
100 साल के अंदर, 150 साल के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में बहुत पावरफुल बन गई। मैंने आपको डेट बताई थी 1757 में इंडिया में ये आए थे अप्रॉक्सीमेटली, और 1857 तक ये काफ़ी पावरफुल बन चुके थे। ठीक है, इनकी अपनी आर्मी थी, इंडियन आर्मी, ब्रिटिश इंडियन आर्मी बोलते थे। इनके टैक्स पूरे इंडिया से लेने लग गए थे ये, ठीक है ना। पहले टैक्स बंगाल में स्टार्ट किया, लेकिन बाद में पूरे इंडिया से लेने लग गए। आर्मी पूरे इंडिया में इनकी फैल गई, ठीक है। फॉरेन रिलेशन डिपार्टमेंट था इनका, हर एक चीज़ थी जैसे गवर्नमेंट की होती है, ठीक है। लेकिन जो रूल था वो अभी भी कंपनी का ही था। गवर्नमेंट नहीं कहते थे ये खुद को, ये कहते थे ईस्ट इंडिया कंपनी। गवर्नमेंट नहीं कहते थे खुद को ये। 1857 में क्या हुआ, 1857 एक ऐसा ईयर है जब इंडिया के अंदर क्या हुआ, 100 साल हो चुके थे ईस्ट इंडिया कंपनी को आए हुए, और इंडियंस जो थे, जो हिंदूज थे ज़्यादातर और मुस्लिम्स भी थे, वो लोग इन ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर काफ़ी तंग आ चुके थे, काफ़ी तंग आ चुके थे। कॉमन पीपल भी तंग आ चुके थे, जो राजास थे वो भी तंग आ चुके थे, क्योंकि राजास को इन्होंने पूरा दबा लिया था अपने नीचे, ठीक है। ज़मींदार जो होते थे बड़े बड़े, उनकी पावर भी इन्होंने कम कर दी थी, बिल्कुल। तो हर बंदे की पावर इन्होंने कम कर ली थी, खुद पावरफुल बन गए थे। तो अल्टीमेटली सारे ये चाहते थे कि हमारे साथ ये गलत हो रहा है। तो जब ऐसा होता है ना, फिर रिवॉल्ट होता है। तो बहुत सारा गुस्सा जो था, एंगर, वो इकट्ठा हो चुका था इंडियंस के अंदर। वो एंगर एक साथ बर्स्ट हुआ 1857 में, जिसको हम रिवॉल्ट ऑफ 1857 बोलते हैं। ये जो रिवॉल्ट था ये स्टार्ट आर्मी से हुआ था, लेकिन ये आर्मी से स्टार्ट बेशक हुआ था, बट ये कॉमन मैन तक चला गया था। आर्मी से स्टार्ट हुआ था, उसका रीज़न हम देखेंगे बाद में कैसे स्टार्ट हुआ। लेकिन इसके अंदर जो उस टाइम के नवाब जो थे, जो राजा जो थे, जो कुछ जो पावरफुल लोग थे, वो सब भी इसमें शामिल हो गए और ब्रिटिश को इंडिया से बाहर निकालने की कोशिश करने लगे, ठीक है। तो जो रिवॉल्ट था इसको हम पढ़ेंगे कल। आज हमने बैकग्राउंड देखा है, रिवॉल्ट में क्या हुआ, कैसे हुआ, वो हम कल देखेंगे। लेकिन ये रिवॉल्ट का अल्टीमेटली इसको सप्रेस कर दिया गया। ये मई 1857 में स्टार्ट हुआ था और सितंबर में 1857 सितंबर में इसको क्रश कर दिया था अंग्रेज़ों ने। हालांकि अंग्रेज़ों को इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा था, इस रिवॉल्ट के अंदर काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा था। नुकसान झेलने के बाद ही जो था वो लोग इसको क्रश कर पाए, लेकिन क्रश कर दिया उन्होंने। क्रश क्यों कर दिया, उसके लिए भी बहुत सारे रीजंस हैं, वो भी हम कल देखेंगे। कल हम देखेंगे कि 1857 का रिवॉल्ट स्टार्ट कैसे हुआ, रीजंस क्या थे, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, मिलिट्री कॉजेज़, स्प्रेड ऑफ द रिवॉल्ट, सप्रेशन ऑफ द रिवॉल्ट, इफ़ेक्ट्स ऑफ द रिवॉल्ट। ये सारे क्वेश्चन आपको प्री में भी आएंगे, मेंस में भी आएंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो अल्टीमेटली इसको सप्रेस कर दिया, लेकिन सप्रेस करने के बाद क्या हुआ, एक बात मैं बता देता हूँ। 1858 में ही एक बहुत बड़ा एक्ट लाया गया, कानून लाया गया, जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को एबॉलिश करके अब जो इंडिया में जो गवर्नमेंट थी उसको कंपनी ख़त्म कर दी और इन्होंने खुद को गवर्नमेंट बना लिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है ना, ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है। तो कंपनी रूल वाज रिप्लेस्ड बाय ब्रिटिश रूल। सो कंपनी रूल वाज रिप्लेस्ड बाय ब्रिटिश रूल इन द ईयर 1858, ठीक है। तो ये बहुत, क्योंकि 1858 के अंदर इसलिए हमने ऐसा किया क्योंकि 1857 के अंदर बहुत बड़ा रिवॉल्ट हुआ, ठीक है। तो कल हम पढ़ेंगे
रिवॉल्ट ऑफ 1857 पूरा स्टार्ट करेंगे और ट्राई करेंगे कि वो कल ही ख़त्म हो जाए। मैं आपको आज लिखवाया तो आज कुछ नहीं है, लेकिन कल से मैं आपको ना साथ साथ थोड़ा थोड़ा लिखवाऊंगा अभी, सो दैट आपको एक तो नोट्स बनते जाएंगे, वो आपको मेंस में बहुत काम आएंगे, वो अच्छे नोट्स हैं, ठीक है। दूसरा जो यहाँ से आप स्टडी मटेरियल मिलेगा वो होगा काफ़ी लेंथी, वो भी आप पढ़ना, लेकिन जो मैं लिखवाऊँगा वो बहुत अच्छे नोट्स हैं। वो नोट्स अगर आप मेंस में हिस्ट्री में लिखोगे ना तो आपके वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स आएंगे, ठीक है ना। तो मैं लिखवाऊँगा भी, साथ साथ समझाऊँगा भी, साथ साथ लिखवाऊँगा, ठीक है ना, क्योंकि वो इजी लैंग्वेज में है और IAS टॉपर के नोट्स हैं। वो एक IAS टॉपर था, उसके नोट्स हैं, ठीक है, वो मैंने भी पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो ये आप करना, ठीक है। कल मिलते हैं फिर। कुछ डाउट तो नहीं है इसमें? फरमान होता है ऑर्डर दे दिया कि हाँ ऐसा ऐसा आप कर लो, ठीक है ना, मतलब नहीं रिटर्न में होता था उस टाइम, लैंग्वेज चलती थी प्रॉपर, वो फारसी लैंग्वेज थी या कौन सी लैंग्वेज थी, बट लैंग्वेज चलती थी, फरमान होते थे। उर्दू में ज़्यादातर होता है ना, फरमान उर्दू का वर्ड है, तो उस कोर्ट लैंग्वेज ये थी उर्दू या, ठीक है। और कुछ, ठीक है, फिर कल मिलते हैं।